So let's begin with part 2. I'm starting my chapter from here while I was thinking of all this. Alright. So while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. तो अभी फ्रांस जो है वो ये सब अभी सोच ही रहा था, तभी उसको टीचर ने उसको उसको अपना नाम सुनाई दिया। एंड अब मेरी बारी थी वो पार्टिसिपल्स का लेसन जो है उसको रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without any mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So, Franz was very eager to study now, and he was so desperate, and he wants to show his eagerness. And he was not able to recite the topic in one go without any mistake. वो चाहता था कि वो एक बार में पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक है उसको वो एक्सप्लेन कर दे, बट ही वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। एंड ही वॉन्ट टू प्लीज हिज टीचर। वो एम हैमल को चाहता था कि वो पार्टिसिपल का रूल पूरा एक्सप्लेन कर दे, उसके टीचर उससे काफ़ी हैप्पी हो जाए, बट ऐसा नहीं था। आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। यहाँ पर है एक वर्ड मिक्सड अप। मिक्सड अप का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। ओके, सो फ्रांस इज सेइंग कि वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फर्स्ट वर्ड्स में, और वहीं पर वो अपनी बेंच पर ही वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। अपने डेस्क को वो पकड़ कर खड़ा रहा। हिज हार्ट वॉज बीटिंग एंड he was not dared enough to look on the face of his teacher. मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने टीचर को फेस कर पाए। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. अब यहाँ पे फ्रांस कह रहे हैं कि मुझे एम हैमल की बात जो है वो मुझे मतलब सुनाई दी। उन्होंने क्या कहा? आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ बिकॉज नाउ यू हैड रियलाइज योर मिस्टेक। अब तुम्हें समझ आ गई है अपनी गलती, तो आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज़। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व्स। हम लोगों ने डेली, तुमने अपने आप से क्या कहा है डेली? वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुमने रोज़ अपने आप से कहा है कि हाँ अरे बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। आई विल लर्न इट टुमारो। एंड नाउ यू कैन सी वेयर वी हैव कम आउट। और अब देखो कि अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है पढ़ने की। यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू स्टडी बिकॉज द अपॉर्चुनिटी हैज़ एंडेड। Ah, that's the great trouble with Elsace. She puts off learning till tomorrow. अब यहाँ पर देखिए वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एल्सेस के साथ यही प्रॉब्लम है। यहाँ के सारे लोग क्या करते हैं? ऑल द पीपल ऑफ एल्सेस वर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज नो बडी वॉज सीरियस, क्योंकि कोई भी उस पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। हाउ इज इट you sorry, now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. देखो, what is the meaning of these lines? अब यहाँ पर वो ही कह रहे हैं, now those fellows out there. दोज फेलोज कौन है? हु आर दीज दोज फेलोज? दोज फेलोज हैं दोज प्रशियन सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बात बता रहे हैं कि वो जो प्रशियन सोल्जर्स है ना, वो तुम्हें क्या बोलेंगे अब? ठीक है, वो क्या कहेंगे? हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन? तुम अपने आप को फ्रेंचमैन प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड मतलब शो। तुम दिखाते हो कि तुम फ्रेंचमैन है, फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और तुम तो ना अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो ना लिख सकते हो, तो वो भी तुम पर हंसेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पोर लिटिल फ्रांस।
लेकिन अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं यू शुड नॉट फील गिल्टी, ये सिर्फ तुम्हारी कमी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे टीचर उसको क्या समझा रहे हैं कि यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट दिस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। रिप्रोच का मीनिंग होता है ब्लेम, ओके। तो यहाँ पर एम हैमल कह रहे हैं कि तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब सबका ब्लेम है। दिस इज वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। ये ब्लेम सिर्फ फ्रांस को अपने ऊपर लेने नहीं लेना चाहिए, ये ब्लेम पूरा का पूरा एल्सेस का है। तुम्हारे पेरेंट्स इवन, देखो आगे पढ़ते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि तुम लोग कुछ पढ़ पाओ, कुछ सीख पाओ। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। भाई तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते थे कि तुम फार्म पे काम करो, मिल्स में काम करो, ताकि तुम थोड़ा पैसे कमा पाओ। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। भाई मेरी भी गलती है। अब देखो टीचर यहाँ पे खुद अपनी गलती बता रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने कई बार तुम्हें ये नहीं कहा कि जाओ मेरे प्लांट्स में पानी देकर आओ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो मैंने तुम्हें भेजा ना। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था तो मैंने तुम लोग को उस दिन हॉलीडे दिया था, तुम लोग को मैंने ऑफ कर दिया था स्कूल। तो ये तो मेरी भी गलती है ना, दिस इज ऑल्सो माई फॉल्ट। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद एक के बाद एक एम हैमल जो है वो उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कहा उन्होंने? एम हैमिल जो है वो अपनी जो मदर टंग है उसको प्रेज कर रहे हैं, ही इज प्रेजिंग हिज लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? द क्लियरेस्ट, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये लैंग्वेज कैसी है? क्लियर है, लॉजिकल है, हमें इसको गार्ड करके रखना चाहिए, हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। He tells the class to guard their language, है ना, उन्होंने क्लास को कहा है कि तुम अपनी लैंग्वेज को गार्ड करो, as it is the only way to free oneself from the prison of slavery। क्योंकि यही एक तरीका है, आप अपने आप को जो गुलामी जो है, जो स्लेवरी है, जो प्रिजन ऑफ स्लेवरी है, आप उस अपने आप को उससे फ्री कर सकते हैं। इफ अ पर्सन नोस हिज मदर टंग वेल, नो वन कैन एनस्लेव हिम। अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी मदर टंग को अच्छे से जानता है तो कोई भी उसको एनस्लेव नहीं कर सकता। नोइंग द मदर टंग वेल एज अ लैंग्वेज इज अ टूल टू फाइट डोमिनेशन। सो अगर आप अपनी मदर टंग को अच्छे से जानते हैं तो ये एक टूल है जो आपको डोमिनेशन के अगेंस्ट आपको हेल्प करेगा फाइट करने में। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद जो है हमारे टीचर एम हैमल जो है उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और पूरी क्लास को एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मतलब कितने अच्छी तरीके से मुझे ये चैप्टर जो है समझ में आया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी। जो भी उन्होंने समझाया ना वो बहुत ईजी था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और ऐसा मुझे क्यों लगा कि शायद मैंने कभी इतनी केयरफुली उनके लेसन्स को सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और शायद इतने पेशेंस से उन्होंने कभी भी एक्सप्लेन भी नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी 40 ईयर्स सर्विस करने के बाद इस स्कूल में वो जाते जाते हमें सब कुछ सिखा देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मतलब एट वन गो।
एट वंस। ठीक है, और जाते जाते वो सब कुछ हमारे दिमाग में ड्रिल करके जाना चाहते हैं, सब कुछ हमें पढ़ा देना चाहते हैं यहाँ जाने से पहले। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। सो ग्रामर के बाद हमने एक लेसन किया राइटिंग में। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन तो एम हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। तो उस दिन जो है एम हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए और उस पर बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेंस एल्सेस, फ्रेंस एल्सेस लिखा था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं फ्रेंड्स क्या फील कर रहा है, दैट द नोटबुक्स वर लाइक फ्लैग्स। वो नोटबुक्स नहीं थी, वो क्या था, वो फ्लैग्स था, फ्लैग्स थे। फ्रांस फील दैट हियर वॉज एन एयर ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द क्लास। फ्रांस को क्या फील हो रहा था कि क्लास में ना एक पेट्रियोटिज्म का जो है एक एयर है, एक एटमॉस्फियर जो है क्रिएट हुआ था। द नोटबुक्स वर लाइक फ्लैग्स ऑफ फ्रांस दैट वर फ्लोटिंग ऑल अराउंड। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे जो है ना सब लोग उस दिन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास में कितना साइलेंस था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ क्या आवाज़ आ रही थी, बस जो हम लोग लिख रहे थे ना उसकी पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। तो अभी जब जब हम लिख ही रहे थे तो कुछ बीटल्स बीटल्स होते ना, इंसेक्ट्स, लार्ज इंसेक्ट्स, वो अंदर उड़कर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उनको देखा नहीं क्योंकि सब लोग बिजी थे लिखने में। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, ये क्या है यहाँ पर? द राइटर इज टॉकिंग अबाउट पिजन्स। ठीक है, पिजन्स। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले तो बीटल्स आए लेकिन किसी ने भी उनको नहीं देखा। इवन जो पिजन्स थे हु वर्कड ऑन राइट who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। तो ये पिजन्स क्या कर रहे थे, ये अपने जो स्क्रैच कर रहे थे, दे वर स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज। ठीक है, बाहर जो रूफ था वहां पर बैठे हुए दीज पिजन्स वर स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज। और ऐसा लग रहा था, इट सीम दैट दे वर ऑल्सो बिजी, दे वर ऑल्सो बिजी राइटिंग द टास्क ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसा लग रहा था कि अंदर तो स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं, जो विलेजर्स थे वो सब पढ़ ही रहे थे, सब लिख रहे थे, लेकिन बाहर भी छत के ऊपर भी ये जो पिजन्स थे ये भी स्क्रैचिंग के थ्रू ये लोग दे वर राइटिंग द टास्क ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट पैराग्राफ। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब whenever I looked up from my writing, जब भी मैं जब जब लिख रहा था, मैंने जब मिस्टर हैमल की तरफ देखा तो वो अपनी चेयर पे बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब होता है टू लुक इंटेंटली। किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना है ना, दैट इज कॉल्ड गेज। तो एम हैमल जो है वो मोशनलेस बैठे हुए थे चेयर में, और वो हर एक चीज को उस क्लासरूम में हर एक चीज को वो क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज को ही वॉन्ट टू कीप इन हिज माइंड, टू कीप फॉर एवर। वो हर चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाह रहे थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो उस स्कूल रूम में जो चीज़ उनको, मतलब वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर रहे थे। फैंसी,
फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. अब भाई फैंसी मतलब, अब ये कोई मजाक की बात तो है नहीं. 40 साल तक वो उस सेम जगह पर थे, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. अब देखो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि एम हैमल जो है 40 ईयर्स से जो है उस क्लासरूम में उस एक ही जगह थे. तो क्या क्या चेंजेस आए? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ. जो डेस्क, क्लासरूम में जो डेस्क और जो बेंचेस थे वो कैसे हो गए थे? वो वॉर्न स्मूथ हो गए थे. देखो, दे वॉर्न आउट एंड दे बिकेम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज़. क्या होता है जब स्कूल के बेंचेस को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया जाता है तो वो थोड़ा घिस जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं. ठीक है ना? तो डेस्क और बेंचेस जो थे, दे बिकेम वॉर्न आउट. ठीक है, दे बिकेम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज़. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. और जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो काफ़ी टॉल हो गए थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो एक हॉप वाइन था, हॉप वाइन क्या होता है? एक बेल. एक बेल जो एम हैमल ने खुद प्लांट की थी, वो ट्वाइंड होके, ट्वाइंड यानी कि ट्विस्ट, वो ट्विस्ट होके जो है अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से कहाँ तक पहुंच गई थी? रूफ तक. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब वो कह रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे होंगे भाई. ब्रोकन इज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़कर वो जा रहे हैं. और ऊपर उनकी सिस्टर रहती है ना, इस क्लासरूम के ऊपर उनका घर है, उसमें उनकी सिस्टर क्या कर रही है? वो सामान पैक कर रही है, वो ट्रंक को इधर से उधर हिला रही है. तो वो आवाज़ भी इनको आ रही है. तो वो कह रहे हैं कि कितना इनको बुरा लग रहा होगा. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन इनको ये देश छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन एम हैमल जो हैं, उनके अंदर भी पूरी हिम्मत थी. उन्होंने सारे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबसे लेसन सुना. ठीक है ना? एम हैमल ही रिमेन्ड कंपोज्ड एंड हर्ड द लेसन फ्रॉम द एंटायर क्लास. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. अब राइटिंग लेसन के बाद हमने हिस्ट्री पढ़ा. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबे बी बो बू. अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? बाबे बी बो यू, इट्स फिनेटिक्स. ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स रेफर टू द क्लास एज बेबीज. यहाँ पे फ्रेंड्स ने क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बताया है? बेबीज. बिकॉज हालांकि दे वर ग्रोन अप, ठीक है, बट दे वर रिसाइटिंग द लेसन्स ऑफ फिनेटिक्स विच इज़ यूजुअली डन बाय यंगर चिल्ड्रन. लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्लास में अल्फ़ाबेट्स रिसाइट करते हैं, तो ये छोटे बच्चों की तरह जो है फिनेटिक्स, लेसन ऑफ फिनेटिक्स जो होता है उसको रिसाइट कर रहे थे, जैसे छोटे बच्चे रिसाइट करते हैं. सो ही कॉल्स हिमसेल्फ एंड द क्लास टू बी बेबीज. तो यहाँ पे फ्रांस ने जो है क्लास को, अपनी क्लास को और अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको क्या, किस टर्म से उन्होंने जो है यहाँ पर उनको बताया है? द बेबीज. Down there, at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब भाई बैक, रूम के बैक साइड में जो है, जो क्योंकि ये लोग बैक बेंचर्स थे, तो ओल्ड हॉसर, हॉसर इज़ अ विलेज मैन, उसने क्या किया? उसने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए और उसने जो प्राइमर बुक थी वो अपने हाथों में पकड़ी हुई थी. स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी जो है उनके साथ साथ लेटर्स को बोल रहे थे, रिपीट कर रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. और आप देख सकते हैं कि हॉसर, ही कौन है यहाँ पे? हॉसर, हॉसर जो है वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. उसकी आवाज़ जो है ना, वो इमोशन, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और उसकी जो आवाज़ है वो भी ट्रेम्बल कर रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और इतना ज़्यादा मतलब हौसर की आवाज़ इतनी ज़्यादा फनी लग रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग मतलब हंसे या रोए. आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मुझे वो लास्ट लेसन कितने अच्छी तरीके से याद है.
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस. अब चर्च में जो वॉल जो क्लॉक होता है उसमें 12 बज गए, और उसके बाद एंजलस स्टार्ट हो गया. एंजलस क्या होता है? एंजलस इज अ प्रेयर सॉन्ग इन चर्च. ठीक है. तो भाई घड़ी में 12 बज गए, जो चर्च में जो क्लॉक है, और जो ये प्रेयर सॉन्ग है वो शुरू हो गया. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. अब वो कह रहे हैं उसी वक्त जो है, जो ट्रम्पेट्स थे, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बजने शुरू हो गए. प्रशियंस जो थे, जो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, तो वो अपने ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे. एंड साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनकी जो आवाज़ है वो हमारी विंडोज़ के थ्रू हमें आ रही थी कि भाई वो लोग वापस आ रहे हैं. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. अब एम हैमल जो है वो ही स्टैंड, वो खड़े हो गए अपनी चेयर से. पेल, बहुत ज़्यादा कलरलेस, उनके चेहरे का बिल्कुल रंग ही उतर रखा था. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और जब वो खड़े हुए तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मैंने उनको कभी भी इतना टॉल नहीं देखा, आज वो मुझे कुछ ज़्यादा ही टॉल लग रहे थे. माई फ्रेंड्स सेड ही, आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. चोक्ड का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक ड्यू टू इमोशन. आपके अंदर इमोशंस इतने हो गए हैं कि आप मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा? माई फ्रेंड सेड ही, और वो एकदम से चोक हो गए. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट. उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चौक का पीस लिया, और पूरी माइट, माइट क्या होता है? स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ. ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. उन्होंने बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने बोर्ड पर उतना बड़ा लिखा. और क्या लिखा? विवे ला फ्रांस. इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है. तो बोर्ड पर उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. उसके बाद वो वहाँ रुके रहे बोर्ड के पास, अपना सिर झुका के दीवार के बिल्कुल अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, और बिना कुछ कहे उन्होंने बस हमें हल्का सा जेस्चर, जेस्चर क्या होता है? सिग्नल. उन्होंने हमें सिर्फ हाथ से सिग्नल किया, और उन्होंने सिग्नल इशारों से हमें क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. भाई स्कूल अब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप लोग सब जा सकते हैं. ओके, सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच.